नमस्कार दोस्तों, बर्निंग ड्रीम्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्लीज़ वही स्टूडेंट देखना जिसे बायोलॉजी सब्जेक्ट में एक ठीक ठाक स्कोर करना है और सेमेस्टर पास करना है। अगर तुम्हें बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो इसमें मैं जितना भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा उसको फॉलो मत करना, क्योंकि उससे तुम्हारे टाइम और इमोशन दोनों बर्बाद होंगे। तो इसमें जितने भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जितने भी टिप्स बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का जनरेट किया हुआ है। और प्लीज़ अगर इसको फॉलो करोगे तो तुम बायोलॉजी में एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करोगे, क्योंकि हमारे भी सेमेस्टर में बायोलॉजी एक बार था। ओके, लेकिन हमारा जो बायोलॉजी था वो दूसरा बायोलॉजी था, बायोमेडिकल था। मतलब हमें इंस्ट्रूमेंट को बायोलॉजी से ऐड करके पढ़ना था। तो बहुत परेशान हो गए थे उस समय कि भाई करे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अपन ठहरे हिंदी, अपन ठहरे बिल्कुल हिंदी, और उस हिंदी में इंग्लिश के इतने बड़े बड़े वर्ड्स को ना मेमोराइज करना ही मुश्किल हो जाता था। तो भैया मेमोराइज ही नहीं कर पाते हैं, वर्ड्स ही नहीं रट पा रहे हैं, तो कैसे करें। बट हमारे क्लास में बहुत ऐसे दोस्त थे, बहुत सारे कलीग थे। खास करके इसमें क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट बॉयज़ के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती हैं, कुछ बॉयज़ के पास होती हैं बट मैक्सिमम के पास नहीं होती। और मैक्सिमम गर्ल्स के पास एक क्वालिटी क्या होती है ना, वो चीज़ों को ना बैठ के याद कर ले सकती हैं। तो वो बिल्कुल याद कर लेती, लड़के भी कुछ कुछ याद कर लेते थे। हमसे तो याद नहीं हो पाता था क्योंकि अपन ठहरे इंजीनियर। देखो दोस्त, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपन इंजीनियर हैं, अपन को स्किल आना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर से स्किल रिक्वायर होता है, ना कि रट्टा हुआ तोता इसकी चाहिए इंजीनियरिंग करने के बाद। ओके, तो जैसे ही यूट्यूब आया तुम क्या करते हो, चलो हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, किसी भी वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, कम टाइम हमारे पास है तो हम लोग कम टाइम में करेंगे। तो चलो हम बिल्कुल लेक्चर में जाते हैं। इस वीडियो में करते क्या है, मेरा मेरा डॉग भी जो है ना मेरे को परेशान करता है। अबे शांत हो जा, वीडियो बना रहे हैं अभी, शांत हो जा, वीडियो बना रहे हैं ना। ओके, सो सॉरी गाइस, यहाँ पे प्रॉब्लम था। ओके, तो अब क्या था, अब क्या है कि अब यूट्यूब पे तुम क्या करते हो, जाते हो और सर्च करते हो कि बायोलॉजी का लेक्चर। तो भैया अगर तुमको यूट्यूब पे कोई बायोलॉजी का लेक्चर चाहिए तो तुम सीधे जाकर एनपीटीएल का लेक्चर देख लो, ठीक ना। लिख दो यहाँ पे बायोलॉजी फॉर इंजीनियर। ओके, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर, इंजीनियर्स थर्ड सेमेस्टर। और यहाँ पे जाके तुम सीधे चले जाओ कहाँ पे, चले जाओ यहाँ पे एनपीटीएल में चले जाओ, ये रहो एनपीटीएल, ठीक ना। मैं तो हमेशा एनपीटीएल सजेस्ट करूंगा। लो एनपीटीएल पे आ गए हम। अब एक चीज़ बताओ कि इस पे तुम्हें इतना जो 30-30 मिनट का, अब तुम अगर इस 30-30 मिनट का वीडियो देखते हो, बड़ा प्रॉब्लम होगा। इतना टाइम कौन देगा, अपन ठहरे इंजीनियर, अपने को ये टाइम नहीं देना है। ओके, तो अब बात करते हैं अपने को क्या करना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले हमने वही स्ट्रेटेजी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। ओके, हमारे पास सिलेबस है, ठीक। स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, सिलेबस में कितना मॉड्यूल है उसको देखते हैं। मॉड्यूल 1, ओके, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 8 और भी होगा। 9 मॉड्यूल हैं। ओके, 9 मॉड्यूल है। अब करना कैसे है, तो मॉड्यूल को पूरे पर हो, मतलब ऐसा नहीं कि मॉड्यूल के अंदर घुसो। 9 मॉड्यूल है, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि 15 दिन में आपका बायोलॉजी खत्म हो सकता है अगर आप सही से पढ़े तो अब कैसे पढ़ना चाहिए, पहला चीज ये होना चाहिए। दूसरा चीज हमारे पास क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। तो लो हमारे पास क्वेश्चन बैंक आ गया। ओके, क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस पेपर का आ गया। अब बात क्या है कि इसमें एमसीक्यू पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एक बार जब तुम सिलेबस कवर कर लोगे तो एमसीक्यू बनने लगेगा, लेकिन पहले सिलेबस ही नहीं कवर करोगे तो तुम्हें एमसीक्यू नहीं बनेगा। और एकेयू की एक खास बात क्या है कि वो सिलेबस को पूरा पूरा टच करता है, ऐसा नहीं कि तुम्हें किसी एक पार्ट से दे देगा। और क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, इस बात को भी ध्यान रखना। और क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं पूछता जो डायरेक्ट हो, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देते हैं, 1-2 क्वेश्चन, लेकिन सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछते हैं। तो हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है, और एक इंजीनियर से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू हैव दैट पोटेंशियल टू क्रिएट सम लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, तुम्हें प्रॉब्लम दिया जाएगा तो तुम प्रॉब्लम में फंसना नहीं है, उसका सोल्यूशन ढूंढने पे हम फोकस करते हैं। तो लो, हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमारे पास सिलेबस है, हमारे पास क्वेश्चन बैंक है और हमारे पास लेक्चर नहीं है। ओके, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो व्हाट you do right now, you have to understand कि what's the best solution for that thing, that problem. Okay, तो अब क्या है कि हमने एंट्री किया किसमें, हमने क्वेश्चन में एंट्री किया। पहला क्वेश्चन जो 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिव द इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, अब यहां पे क्या है, तुम्हें ये चीज दिख गया, अपन इंजीनियर है, दिमाग में रखेंगे, एक व्हाइट पेज रखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया। चलो भैया सेल के बारे में पूछ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल के बारे में पूछ रहा है, तो अपन इसको हाईलाइट करके आगे बढ़ेंगे। चलो पहला क्वेश्चन हुआ कि सेल के बारे में पूछ रहा है,
ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोकैरियोट सेल। इसका मतलब सेल चैप्टर में ही जो प्रोकैरियोट सेल होगा उसमें प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पूछा जा रहा है। अपने को ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, व्हिच लॉ डू यू थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाई। वेरी गुड। अब यहां पे देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें कहीं पे मिलेगा नहीं, कोई तुम्हें ऐसा क्वेश्चन थोड़े, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाएगा कि मेंडल्स लॉ किसको कहते हैं। अब तुमने मेंडल्स लॉ तुमको पता चल गया, तो तुमको पूछ रहा है व्हिच लॉ डू यू थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाई। तुम्हें जो लॉ लगता है कि बहुत ही सही है उसके बारे में लिखना है कि ओके मुझे ये लॉ लगता है कि मेंडल का ये लॉ सही है, तो क्यों। ओके क्यों के बारे में तुम डिस्कस करोगे, तभी डिस्कस कर सकते हो जब तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग होगी मेंडल्स के लॉ पे। अगर तुम मेंडल्स के नियम पे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तुम रट्टा मार ली हो, तो इस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और अटेम्प्ट भी कर दोगे तो तुम्हें अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। दोस्त बायोलॉजी में मुझे 86 के अराउंड मार्क्स मिले हैं 100 में। ओके जबकि मुझे बायोलॉजी का बी भी नहीं आता है। तो तुम बोलोगे कि सर कैसे अचीव किया। मैंने सेमेस्टर पे फोकस किया कि सेमेस्टर में क्या पूछ रहा है, इसको हमें जानना है, हमें बायोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं बनना है। ओके तो तुम्हें भी बायोलॉजी का एक्सपर्ट बनना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें सेमेस्टर को फोड़ना है तो स्किल डेवलप करो। ओके क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे आएंगे ना हर सेमेस्टर में कि जो तुम्हारे काम की नहीं होगी, तो उसको किसी तरीके से निकाल दो ना, बस हो गया, अपन इंजीनियर है। फिर से बात, तो हमें ये मेंडल्स का लॉ को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। अब डिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद एम्फेसिस ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट। अब तुम कोई अपने सिलेबस में जाएंगे इसके बाद, जिसमें कि हमारा एक चैप्टर होगा, कहीं ना कहीं होगा एनर्जी के बारे में। ओके बायोलॉजी के एनर्जी इन टर्म ऑफ बायोलॉजी। ओके नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ये हमारा है द डिफरेंस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। भैया ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, बचपन में पढ़े थे लिविंग थिंग्स और लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा क्या, ब्रीफली डिस्क्राइब द बिग बैंग थ्योरी इन द रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। अगर नहीं भी आता है ना, बिग बैंग थ्योरी नहीं भी आता है ना, तब भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे भैया। अर्थ के रिस्पेक्ट में बिग बैंग थ्योरी को आप डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हाउ कैन यू डे डीएनए इज अ genetic material not protein, explain your view with the suitable example। and I love this type of question। मुझे इस टाइप के क्वेश्चन से इतना प्यार है ना कि मुझे जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं सोच लेता भैया चलो सेमेस्टर पास है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में इसने पूछ दिया एक्सप्लेन योर व्यू विद द सुटेबल एग्जांपल। इट मींस कि वो मेरा व्यू पूछ रहा है, किसी किताब का व्यू नहीं पूछ रहा है। तो तुम अपना कोई भी व्यू कब दोगे, जब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तुम अपना व्यू दोगे, और तुम्हें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है चीजों का तो तुम अपना व्यू कैसे दोगे। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं सेमेस्टर में, मैंने देखा है एक एक बच्चे को बहुत मेहनत करते हुए सेमेस्टर में, लेकिन यार वो सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पाते। या तो वो अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं या फिर हमारी तरह मार्क्स अचीव करते हैं। अब एक बात बताओ कि तुमने बहुत मेहनत किया और तुम्हें 8.5 आया। ओके तुमने बहुत मेहनत किया और 8.5 आया, और मैंने मेहनत नहीं किया मुझे भी 8.5 आया, तो तुम ये तो नहीं कह सकते हो कि भैया तुम्हें मुफ्त का नंबर मिल गया। नहीं, हम दोनों का जो तरीका था चलने का वो अलग अलग था। ओके हम अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहे थे, तुम रटने पे फोकस कर रहे थे। अब उसने पूछ दिया कि एक्सप्लेन योर व्यू विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल। जब तुमसे कोई अपना व्यू पूछ रहा है तो तुम उसको बुक का व्यू दे रहे हो, तो तुम्हें मार्क्स देने वाला जो है समझ जाएगा कि इस बच्चे ने बुक से पढ़ा रट लिया है, तो तुम्हें उसी तरीके से मार्क्स देगा। लेकिन अगर हम अपने तरीके से कुछ लिखे, अपना व्यू लिखे, भैया मैं ये समझ रहा हूं डीएनए का मतलब, मुझे ऐसा लग रहा है कि डीएनए ही जेनेटिक के लिए जिम्मेदार है, तो हम अपना व्यू दे रहे हैं। तो जैसे एग्जामिनर होंगे उसको ये चीज समझ में आएगा, जो हमारा कॉपी चेक करेगा उसको ये चीज समझ में आएगा कि इस बंदे ने अंडरस्टैंडिंग है। और दोस्त जब तुम्हारे में अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो तुम आगे बढ़ोगे। इसीलिए कह रहा हूं कि इंजीनियर्स का मतलब होता है कि स्किल डेवलप करना, टू थिंक, सोचने के लिए तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए ताकि तुम सोच रहे हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, राइट अ नोट्स ऑफ टू फॉलोइंग। ये नोट्स वाला क्वेश्चन होता है, किसी पे 2 पे लिख दो। अब क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, डिजीज इन अ ह्यूमन बीइंग। अब जेनेटिक डिसऑर्डर तुम्हें पता है तो उसको ह्यूमन के साथ तुम अटैच कर सकते हो। रोल ऑफ ग्लाइकोसिस इन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोसिस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट, ग्लूकोज का सिंथेसिस तुम्हें आना चाहिए, पता होना चाहिए। अब ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू, किसी दो का स्ट्रक्चर करना, या तो डीएनए का या आरएनए का करना है न्यूक्लियर एसिड में, या मिनरल ट्रांसलोकेशन इन अ प्लांट, एंजाइम काइनेटिक्स। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो दोस्तों बहुत सिंपल है, अगर तुम नहीं पढ़ के जाते हो ना, मैं जो तुम्हें आज कह रहा हूं ना प्लीज उसको फॉलो करना। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें एग्जाम के 5 दिन पहले उस अपना नोट्स निकालना, तुम्हें किसी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम्हें कह रहा हूं वो करो और देख लो। अगर तुम्हें एक वीक में तुम्हें अंदर से नहीं महसूस हुआ ना कि अपने को चेंज आ रहा है, अपने को भी इंजीनियर बन रहे, तो तुम मुझे कहना
अपन क्या करते थे, अपन अपने बारे में बता रहे हैं। अब देखो मुझे इस सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब्जेक्ट में मुझे बस पास कर जाओ, इससे मुझे मतलब है। इस सब्जेक्ट पे मुझे ज़्यादा वजूद नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूँ भाई, ठीक ना। अगर कोई मुझे ये सब्जेक्ट जॉब ही नहीं दिलाएगा तो। और एक बात कह रहा हूँ कि सेमेस्टर के लिए भैया क्लासेस ढूंढ रहे हैं बच्चे, क्लास ढूंढते हैं, तो भैया तुम काहे का इंजीनियर। मुझे कहना शर्म आती है कि जब सेमेस्टर पास करने में तुम्हें इतना परेशानी होगी तो भैया इंजीनियर अपन नहीं, अपन को स्ट्रेटेजिक करना है। चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कैसे इसको अचीव करना है, सबसे पहले सिलेबस। क्वेश्चन तुमने देख लिया कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, स्ट्रेटेजी बना लिया कि भैया क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कि आपको आना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। अब चलो, अब क्वेश्चन को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते थे अपने एग्जाम में, सिलेबस लेते थे, सिलेबस का एक एक पॉइंट से हम लोग की पॉइंट निकालते थे। की पॉइंट का क्या मतलब होता है कि इसमें से की क्या कह रहा है। जैसे मॉड्यूल फर्स्ट कह रहा है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, ब्रिंग आउट द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड इंजीनियरिंग बाय द ड्राइंग एंड कंपैरिजन। इसको बिल्कुल कॉपी करेंगे बिटवीन द बर्ड्स एंड एयरक्राफ्ट। ओके, इसको कॉपी किए और इसको हम सीधे गूगल पे पेस्ट करेंगे। ओके, इसको हम लोग जाके गूगल पे पेस्ट करेंगे और ढूंढेंगे कि ऐसा कुछ पूछ आया है कहीं पे। देखो, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन आई, यहाँ पे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कैमरा एंड ह्यूमन आईज, ठीक, कुछ इस टाइप से बायोलॉजिकल टर्म्स आ गए। तो अब इसको पढ़ेंगे, इसको एक बार पढ़ेंगे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। जो भी आया, ह्यूमन आई और कैमरा में कैसे डिफरेंस है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो इस तरीके से डिफरेंस है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सिलेबस में क्या बोल रहा है, सिलेबस में बोल रहा है कि ब्रिंग आउट द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड इंजीनियरिंग बाय ड्राइंग। साइंस, जो ह्यूमन आई है वो साइंस है, ओके, और कैमरा जो है वो इंजीनियरिंग है। इस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, आई और कैमरा में क्या डिफरेंस है, तो हमने अभी दिखाया आई और कैमरा में क्या डिफरेंस है। तुम उसको हिंदी में नोट डाउन कर लो या इंग्लिश में नोट डाउन कर लो, किसी भी तरीके से नोट, ताकि तुम्हें समझ में आनी चाहिए। बर्ड फ्लाइंग एंड एयरक्राफ्ट, देखो बर्ड फ्लाइंग जो होता है वो साइंस है, जबकि एयरक्राफ्ट जो है वो इंजीनियरिंग है। इस दोनों में क्या अंतर है, इस तरीके से तुम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। देखो मुझे समझ में आ रही हैं ये चीजें कि भैया कैमरा चूंकि साइंस, कैमरा चूंकि इंजीनियरिंग की देन है और आई जो होता है वो भगवान की देन है, मतलब साइंस की देन है। तो अब इसमें क्या अंतर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि मेंशन द मोस्ट एग्जिस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी एज अ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन। भैया ये सब फालतू की चीजें हैं, फालतू का ज्ञान बोल रहा है बांटने के लिए, तो ज्ञान बांट, एक बार पढ़ लेंगे, ज्ञान बांट के कॉपी पे लिख लेंगे उसको। अब क्या करें, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम, ब्रॉनियन मोशन, ब्रॉनियन मोशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। ब्रॉनियन मोशन को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल फ्रॉम ब्रॉनियन मोशन, ठीक ना। ब्रॉनियन मोशन को समझेंगे क्या होता है, जिगजैग लाइन जो होता है ब्रॉनियन मोशन, ठीक। अब इसको भी तुम गूगल करो, कॉपी करो ब्रॉनियन मोशन, ओके, गूगल पे जाओ एंड जस्ट गो एंड पेस्ट इट, ब्रॉनियन मोशन। अब ब्रॉनियन मोशन को समझ लो क्या होता है। ब्रॉनियन मोशन, रैंडम मोशन जो होता है उसको ब्रॉनियन मोशन कहते हैं। की पॉइंट दिमाग में रख लिए, आगे बढ़ गए लेक्चर में, आगे हमने पढ़ा। अब कह रहा है एंड द ओरिजिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय रेफरिंग द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉबर्ट ब्राउन एंड लुईस मायर। ओके, अब इस दोनों का क्या था थर्मोडायनेमिक्स पे कॉन्सेप्ट, उसको समझ जाएंगे तो देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा यहां से क्लियर हो जाएगा। यहां तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहा गया क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक नहीं कहीं पे पूछे अगर थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो इससे वो थर्मोडायनेमिक्स को ले रहा है। ये देखो, डिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद द एम्फेसिस ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट। अब जब तुम थर्मोडायनेमिक्स का इसका लॉ, इन दोनों का लॉ पर हो गए, थर्मोडायनेमिक्स का इन दोनों का लॉ पर हो गए, एंड दैट टाइम तुम्हें एनालाइज होगा कि यस, इससे हमारा वो क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। अब चलो, ये चैप्टर कुछ नहीं है, ये चैप्टर बिल्कुल ज्ञान की बातें हैं। तुम बायोलॉजी में एंट्री कर रहे हो तो तुम्हें बायोलॉजी आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। अब जब क्लासिफिकेशन की बात आ रही है तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहां से पूछा जा रहा है। क्लासिफिकेशन में आओगे कि बायोलॉजी का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ओके। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है, बायोकेमिकल होता है, इकोलॉजिकल को क्या, किसको किसको कहते हैं, गूगल करोगे, कॉपी में बनाओगे, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आसान लैंग्वेज में लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो, ओके। वो एक कॉमन थ्रेड वेव्स ऑफ हायरार्की क्लासिफिकेशन डिस्कस द। अब चलो यहाँ पे सेल के बारे में डिस्कस करने की बात स्टार्ट हो गई। अब सेल के बारे में, यूनिसेलुलर के बारे में, मल्टी सेलुलर किसको कहते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट किसको कहते हैं। अब चलो देखो, यहां से स्टार्ट होती है गेम। अब प्रोकैरियोट यूकैरियोट तुम जब गूगल करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, ओके, एब्सोल्युटली तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो तुम इसको गूगल करो तो देखो तुम्हें समझ में नहीं आएगी अच्छे से, तो तुम्हें समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक ना। तुम इसके वीडियो सेक्शन में जाना, यहाँ पे लिखना और इसके वीडियो सेक्शन में जाना, ओके। जो भी तुम्हें फंडामेंटल वीडियो दिख रहा है, देखो 1 मिनट का है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ये नहीं समझ में आया, दूसरा वीडियो देखो 5 मिनट का है,
ठीक ना। यूट्यूब पे करो, ओपन करो, इसका तुम्हें स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको नोट डाउन करो कि भैया प्रोकैरियोट क्या है। ये बड़ा ही ग्राफिकल वे में तुमको बताएगा। ये देखो, ग्राफिकल वे में तुम्हें बताएगा ये किसको कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, हम दोस्त ये कह रहे हैं कि तुम इस तरीके से 5 मिनट का वीडियो देख लिया और तुमने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दिया। 5 से 10 मिनट तुमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को सर्च करोगे, उस पर एक अंडरस्टैंडिंग हो गया। उसको अपने लैंग्वेज में कॉपी में लिख लो, अपने लैंग्वेज में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का 2 फैक्शन बना लो। अच्छा, प्रोकैरियोट ये होता है, यूकैरियोट ये होता है, बस बात खत्म, तुम्हारा ये सिलेबस निकल गया। अब एनर्जी फ्यूजन क्या होता है, कार्बन कैसे टूटता है, ठीक ना, उसके बारे में तुम्हें यहां से समझ में आएगी। जब तुम इसको गूगल करोगे तुम्हें समझ में आएगी। थोड़ा सा तुम्हें गूगल करना पड़ेगा क्योंकि आगे जाओगे तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको आदत बना लो, क्योंकि तुम किसी भरोसे मत करो, स्पून फीडिंग पे विश्वास मत करो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि स्पून फीडिंग इज हार्मफुल फॉर यू। ओके, यहां से चलोगे, फिर मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के बात करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, आगे तुम्हारा ये इस तरीके से तुम नेक्स्ट टॉपिक पे जाओगे, जेनेटिक्स को पढ़ोगे। जेनेटिक्स को कहां से पढ़ोगे, तो जेनेटिक्स के बारे में तुम्हें बता रहे हैं। देखो, जैसे मेंडल्स लॉ है। अब जेनेटिक्स इतना बड़ा है, चैप्टर को बोल रहा है 4 घंटा लगाएंगे। अब तुम किसी का वीडियो देखते हो, लेक्चर ढूंढोगे तो जेनेटिक्स पढ़ने में 4-5 घंटे लगेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम जेनेटिक्स कर दो, जेनेटिक्स ओके, जेनेटिक्स कर दो, यहाँ पे 3 से 4 मिनट का, 5 मिनट का एक वीडियो तुम्हें मिल जाएगा। ये देखो, क्रोमोजोम डीएनए, यहाँ देखो जेनेटिक बेसिक, ठीक ना, ये वीडियो तुम देख लो, ठीक ना। तो वाई जेनेटिक्स कह रहा है, जेनेटिक्स क्या किसको कहते हैं, फिर इसी में मेंडल्स का लॉ होगा। भाई ये नेटफ्लिक्स तो परेशान कर दिया है, इतना ऐड देता है। अब डीएनए के बारे में तुम्हें बताया जाएगा। तीन इसका लॉ है। अब इस 3 को पढ़ोगे, लॉ ऑफ जेनेटिक्स 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आओ सिलेबस पे, ठीक ना। अब सिलेबस पे जैसे ही आते हो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेंडल्स का लॉ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन, अभी भी देखे, इंडिपेंडेंट असॉर्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एल, ओके, एल, जेन मैपिंग, ये सारे को तुम गूगल करोगे ना, तुम्हें सारा मिल जाएगा। और उसको प्लीज अपने लैंग्वेज में लिखना। तो इस तरीके से तुम बायोलॉजी को एक बार करने का कोशिश करो। एंजाइम है, एंजाइम के बारे में पढ़ो, बायोलॉजी गूगल करो और उसको पढ़ो, और एक कॉपी बना लो। अपना कॉपी होना चाहिए, वो किसी और का नोट्स नहीं होना चाहिए। उसमें अपने लैंग्वेज में, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, तुम्हें जिस लैंग्वेज में लिखना है उस लैंग्वेज में तुम लिखो। यूट्यूब पे जहां से 5 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो मिलता है, उसको 2 गुना स्पीड पे देखो और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। क्योंकि जब तक तुम अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करोगे तुम्हारा नहीं होगा। प्रोटीन्स में आए, मॉलिक्यूलर एनालिसिस के बारे में आए, प्रोटीन्स पे आएंगे, प्रोटीन्स को देखेंगे। अब जब तुमको नहीं समझ में आ रहा है, कॉपी करेंगे, सिंपली जाएंगे गूगल पे जाएंगे और वो उसी के यूट्यूब सेक्शन में भी चले जाएंगे, टेंशन मत लो। ये लो, गूगल पे गए, स्ट्रक्चर पे आ गए। अब देखो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर एनालिसिस है, ठीक ना। अब इसमें एक बार एंट्री करके देखते हैं क्या होता है, इसमें क्या क्या तुम्हें मिल रहा है। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे सिलेबस का काम चल रहा है तो उसको एक बार पढ़ लेना। इसी तरीके से दोस्त सेमेस्टर हम लोग अच्छे खासे मार्क्स से निकाल लेते हैं। अपन इंजीनियर है, अपन को ये आना चाहिए। अपन स्पून फीडिंग पे विश्वास नहीं करते, कोई मुझे पढ़ा के दे दे। अब चलो इसको एक बार देखेंगे, हमारे काम की चीज़ है तो ठीक है, नहीं काम की चीज़ है तो दूसरे पे जाएंगे, ठीक। अब सिलेबस में आएंगे कि सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस इस चैप्टर में क्या कह रहा है। सिलेबस इस चैप्टर में कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए कैसे प्रोटीन्स एज ए एंजाइम कैसे काम करता है, रिसेप्टर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किसको कहते हैं, स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म में एंट्री करेंगे। अगर दोस्त आपको इस तरीके से आप कर रहे हैं कि कोशिश करो और तब भी आपको नहीं समझ में आया ना, तो मेरे को बताना भाई समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें एक एक लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसे ऐसे पढ़ो। लेकिन टाइम नहीं होता है, प्लीज इंजीनियर बनो, स्पून फीडिंग पे विश्वास मत करो। अगर मैं तुम्हें बना के दूंगा ना, तुम लंगड़ा हो जाओगे। और लंगड़ा इंसान जिंदगी में, देखो, अगर तुम पैरों से हाथों से विकलांग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग से विकलांग इंसान ना आगे नहीं बढ़ सकता। मैं बोल रहा हूं कि दिमाग से मत हो विकलांग। अगर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है तो वैसे इंसान बहुत आगे जाते हैं, शरीर में कोई भी दिक्कत है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिमाग से विकलांग नहीं हो। और तुम दिमाग से विकलांग होने की कोशिश कर रहे हो, तुम स्पून फीडिंग ढूंढ रहे हो। खुद से सर्च करो, खुद से पढ़ो। इस तरीके से हम लोग करते हैं यार, मस्त मार्क्स लाते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है ना कि। तो दोस्त इस वीडियो में बहुत लंबा चौड़ा हो गया वीडियो, तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा ट्राई करना, शॉर्ट करने का ट्राई करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।